से संकेत ठीक ठाक, लेकिन एफआईआईज की बात करें तो याद रखें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल बिकवाली तो की भारतीय बाजारों में, लेकिन जो अमाउंट था वो काफी कम था। करीब 480 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल के सत्र में करीब 260 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन मार्च में अब तक ऑलरेडी करीब 15 से 16 हजार करोड़ की निकासी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 500 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 6200 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में भी कल के सत्र में बिकवाली दिखी। लेकिन याद रखें 3 स्टॉक्स आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। 2 स्टॉक्स कल भी थे। एक नया एडिशन है यहाँ पर, हिंदुस्तान कॉपर और मनप्पुरम फाइनेंस कल के सत्र में भी एफएनओ बैन में थे, लेकिन बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक को भी ऐड किया गया है, तो इसके दम पर यहाँ पर भी एक्शन दिखेगा। लेकिन एफआईआई और डीआईआई के पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव दिखे हैं, उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर किस तरह का होगा। डिम्पी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। और ग्लोबल बाजारों से तो संकेत कमजोर, लेकिन इस बीच एफआईआई डीआईआई के पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव रहे हैं? आशीषा, गुड मॉर्निंग। और आज का दिन वैसे तो देखा जाए तो खराब है, लेकिन कई मायनों में ना दिन ठीक भी है। मैं अभी आपके सामने वो सारे पॉइंट्स भी रखूंगा, लेकिन आज मैं पहले एफ&ओ के डाटा से पहले जो यूएस मार्केट्स के अंदर दिक्कतें हुई हैं, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट सिर्फ मार्केट पे कैलकुलेशंस कर देता हूँ। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं उसमें बनना, बट सिंपल सा एक पॉइंट बताता हूँ। हिंदी में पुरानी कहावत है, अगर आप खड्डे खोदोगे तो बॉस आप भी खड्डे में गिरोगे ज़रूर। मैं ये तो नहीं कहता कि आप बड़े खड्डे में गिरोगे, बट हाँ, खड्डा खुदेगा तो हो सकता है कभी आपका पैर भी आ जाए। आप एक ऐसे संस्थान, एक ऐसे विश्व के अंदर रहते हैं जहाँ पे आप सारी चीज़ ना बना सकते हैं, ना सारी चीज़ों का अनुभव आप कर सकते हैं। तो ये बात तय है कि आपको दूसरों पे आश्रित होना ही होगा। भारत भी है और भी कई देश हैं जो दूसरों पे बहुत हद तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी मायने पे आश्रित हैं। और अगर आप ये बोलें कि मैं 2 महीने के अंदर 60 एग्जीक्यूटिव पेपर्स पे सिग्नेचर करके चीज़ों को ठीक कर दूंगा, तो सिर्फ एक लेमैन बनने की ज़रूरत है। ज़्यादा इकोनॉमिस्ट या ज़्यादा मार्केट का पार्टिसिपेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, क्या आप आज से 2 महीने पहले अमेरिका स्थिति में था कि क्या वो सारी सप्लाई चेन दुरुस्त कर सकता था? अगर कर सकता था तो उसके पहले वाले प्रेसिडेंट भी तो कर सकते थे। तो ये बात तय है कि एक तरफा फैसले लिए गए, उसका इम्पैक्ट है। और काफ़ी सारे लोग इसको साइड इम्पैक्ट कहते हैं, काफ़ी सारे लोग इसको कहते हैं कि भैया ये एक एक तरह की दिक्कत है जो क्रिएट हो रही है, बाद में सेटल हो जाएगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि बॉस, जो भी हो रहा है यूएस के अंदर या विश्व के पटल पर जो भी हो रहा है, कम से कम कल यूएस की गिरावट से भारत को एक बना बेनिफिट मिल सकता है आगे चल के। वो है एफआईज के तौर पर। आप एक सेफ जोन में जाके बैठे थे, अब हो सकता है वहीं का जोन, ये सामने आपके लिखा है कि 200 दिनों की एवरेज टूटी है। मैं थोड़ी देर में ना आपको एक नेस्डेक का वीकली चार्ट भी दिखाऊंगा। अभी तो मेरे पास मैंने ड्रॉ नहीं किया, बस जैसे ड्रॉ होगा मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो वीकली चार्ट। उसके अंदर कल पहली बार फॉल्स आया है, यानी कि पहली बार वो एवरेजेस के नीचे पहुंचा है। और अगर ड्रैग करता है ना, तो ट्रस्ट में यूएस मार्केट्स के अंदर भी फॉल आएगा। आप ये बात बोल सकते हैं, सर आप ये कैसे कह रहे हैं कि यूएस के अंदर फॉल इंडिया के लिए अच्छा है? सिर्फ एफआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ और किसी चीज़ से नहीं कह रहा। एफआईज इंडिया की बेसिक रिक्वायरमेंट है। यूएस मार्केट्स का चलना गिरना बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको फिर से बताता हूं, हम तो डीकपल्ड हैं। जिस समय यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहे थे, हम अपने लोस को टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ से एफआईज निकल के वहाँ पे या किसी और देश में जा रहे थे। अब हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एफआईज है, हमारी प्रॉब्लम यूएस है, बट वो ऐसे नहीं है। हमारे को पहले इमीडिएट मार्केट के हिसाब से एफआईज की रिक्वायरमेंट है। चलो मैं आपसे कह देता हूं कि कल यूएस मार्केट सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ चंगा सी टाइप हो गया, क्या आपका बाजार ठीक हो जाएगा? आप गारंटी लेगा कोई आदमी सामने खड़े होकर बोल देगा क्या? ये नहीं ले सकता। द रीजन इज बिंग, क्योंकि आपकी एक मेजर फोर्स की कमी है जिसको हम एफआईज कहते हैं। मैं मानता हूं कि जब चारों तरफ दिक्कत होती है तो एफआईज खोजते हैं और सेफ्टी। मेरा एक्सपीरियंस है एफआईज को कई सालों के डाटा को चेक करने का, तो मैं इस बार थोड़ा कह सकता हूं कि जो यूएस के अंदर ये गड़बड़ हुई है या फिर यूएस के अंदर जो फॉल डाउन हुआ है, ये डायरेक्टली नहीं, थोड़ा इनडायरेक्टली इंडिया के फेवर में है। इसलिए अभिषेक जी आपको कम से कम 30 बार सुबह आपको बता चुके हैं, पहले 150 था जी, अभी 130 है जी, अभी निफ्टी गिफ्ट निफ्टी है। और मेरा अपना निजी तौर पर मानना है कि आज बाजार हो सकता है हरे निशान में भी बंद हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं मैं बोल रहा आपके सामने। हालांकि हाइपोथेटिकल है, मेरे ऊपर कोई भी आदमी क्वेश्चन खड़ा कर सकता है आप कैसे बोल सकते हो ये बात, लेकिन मैं फिर भी ये बात रख सकता हूं कि यूएस के अंदर जो फॉल हुआ है वो काफ़ी हद तक
इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इंडिया के लिए फेवरेबल हो रहा है, क्योंकि वहां का पैसा, वहां का रखा हुआ डेट वाला पैसा या वहां का रखा हुआ ग्रोथ वाला पैसा वो घूम फिर के इंडिया में वापस आ सकता है। चाइना में भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ पे आएगा, बट वहां पे भी आ सकता है। दूसरे एक पॉइंट, वहां पे अभी अभिषेक जी बात बता रहे थे आपको कि आईटी कंपनीज के लिए दिन खराब हो सकता है या दिन खराब होगा। इंडियन आईटी कंपनी का जो इस तरह का एक्सपोजर है, जो यूएस की कंपनीज का एक्सपोजर है, वो बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ की कंपनी एक्चुअली सर्विस ड्रिवन्स है, और उनके यहाँ पे कंपनी जो है आईटी की, वो सॉर्ट ऑफ हार्डवेयर ड्रिवन्स कंपनी है। जैसे इन्वीडिया चिप बनाती है, हमारे यहाँ की कोई कंपनी चिप नहीं बनाती, इन्वीडिया चिप बनाती है ना। एप्पल जिस तरह का काम करती है, हमारे यहाँ की कोई कंपनी ऐसा काम नहीं करती है, डिक्सन को छोड़ के छोटा मोटा, है ना, वो भी बहुत छोटे लेवल पे है। तो वहाँ के और हमारे थोड़े से नेचर में फ़र्क है आईटी कंपनीज़ के। हम सर्विसेज ड्रिवन्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन्स कंपनीज़ हैं। थोड़ा सा इस चीज़ का मेरे को लगता है कि ये इम्पैक्ट शॉक एब्जॉर्बर की तरह भारतीय बाजार एब्जॉर्ब कर जाएगा। अब आते हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा एफआईज की होल्डिंग का, देखिए 18% है एफआईज की होल्डिंग बिना किसी बदलाव के। एक अच्छी चीज़ जो हुई है, मैं वो आपको बताता हूँ, इस 22,000 से लेके 22,500 के बीच में रिटेल ने कम से कम 3% अपना माल छोड़ दिया। कल रिटेल की जो लॉन्ग पोजीशंस आई वो 68% आई। इट्स अ गुड साइन। मैं फिर से आपसे कहता हूँ, मैं ये रिटेल के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, बट सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, हायरार्की को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा सा रिटेल की पोजीशन लॉन्ग की कम होनी चाहिए। मैं 2.5 महीने से आपके सामने ये पॉइंट रख रहा हूँ कि रिटेल खचाखच भरा हुआ है मार्केट के अंदर, वो किसी भी रूप में भरा हुआ है। बाजार का ना चलने का 10 रीज़नों में से अगर मेरे से आप एक रीज़न पूछेंगे तो मैं एक रीज़न और भी बताऊंगा कि वो है रिटेल का खचाखच भरना होना। रिटेल उस जगह पे आके फंस गया है, ऐसा इतना माल लेके बैठा है कि बाजार को हिलने डुलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। और दो बड़े इंस्टीट्यूशनल जाइंट में से एक पूरी तरह से एब्सेंट है, एक ने एक्सट्रीम कर दिया। अब डीआईज ने एक्सट्रीम करके 68-69% तक लेके आ चुके हैं, और एफआईज एक्सट्रीम लो पे आके खड़े हुए हैं, वही 15-18 के आसपास। तो थोड़ी चर्निंग की ज़रूरत है। थोड़ा भी आप गियर घुमाएंगे तो शायद गाड़ी इधर से उधर, आपका जो जाम लगा हुआ है ये जाम खुल जाएगा आपके स्टीयरिंग का। तो थोड़ा घुमाना ऐसे होगा कि एफआईज की होल्डिंग इंडिया में बढ़े और थोड़ी सी रिटेल हल्का सा पोजीशंस में कम हो जाए लॉन्ग साइड पे, यानी कि उनके पास रूम रहे, तो फिर बात बन सकती है। एक और पॉइंट के साथ मैं यही निपटा देता हूँ। आप सारे एसेट क्लास को ओपन करके देखते रहिएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इक्विटीज़ वालों को इक्विटी ही देखने की ज़रूरत है। आप रियल एस्टेट, गोल्ड, क्रिप्टोज, जहाँ भी एसेट क्लास है, जो फेमस एसेट क्लास हैं, आप उन सबको चेक करना। और जहाँ आपको वैल्यू हंटिंग लगती है ना, तो वहाँ पे आप थोड़ा ज़रूर ध्यान रखना। हमने 3 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल को गिरा दिया एक्यूमुलेशंस के, 2 प्रिंसिपल के साथ आज भी खड़े हैं। फर्स्ट, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। इस तरह के फॉल से डरना नहीं। ये फॉल हो सकता है, आज आपको लग रहा हो कि मैं 88 पॉइंट टूटूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मेरा अपनी कैलकुलेशन डेरिवेटिव्स की बता सकती है कि आज मार्केट के अंदर कोई मेजर फॉल नहीं आने जा रहा। आप थोड़ा घबराइएगा नहीं। दूसरा पॉइंट ये है, बाय राइट एंड सिट टाइट। समय है मार्केट में अच्छे शेयर पकड़ने का और बुरे शेयरों को छोड़ने का। तकलीफ बहुत होगी, मेरे जैसा आदमी तो कर ही नहीं पाएगा। मैं आपको तो बोल रहा हूँ, अगर मैं अपने ऊपर लागू कर दूँ मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। अगर मेरे पोर्टफोलियो में गलत शेयर होंगे, मेरे तो हाथ कांपेंगे उसको काटने में। लेकिन आप ब्रेव बनिए, मेरे जैसा मत बनिए, आप ब्रेव बनिए और थोड़ा सा ब्रेवरी का साइन दिखाते हुए अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से रिजिड कीजिए। कई बार मुश्किल होती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन करेंगे सर, मार्केट ही है, ऐसा ही है। ठीक है, चलिए निफ्टी पर आते हैं। निफ्टी बैंक पर रणनीति समझते हैं। कल हमने देखा कि शुरुआत ढीली हुई, उसके बाद बाजार ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली का फिर से शिकार हो गया। डिप्टी, आज अब चूंकि 90 अंकों का गैप जो दिख रहा है, अच्छा कल जिन्होंने मान लीजिए अगर तेजी की होगी, क्या वो पोजीशन में बनी रहे? आप कह रहे हैं कि शायद हरा निशान भी हम देख सकते हैं बाजार में। और दूसरी चीज, ये गैप के साथ खुलना, क्या कॉन्ट्रा बाय करें या फिर अभी छोड़ दें, कुछ ना करें? कुछ ना करें, क्योंकि आज आप वो चीज़ देख रहे हो जो आपने पिछले 4-5 दिनों में या फिर 4-5 हफ्तों में नहीं देखी है। आप यूएस मार्केट्स के अंदर क्रैक देख रहे हो। आप अपनी सुबह कमेंट्री के अंदर बता रहे थे कि 200 दिनों की एवरेज टूट गई है उसके अंदर। हालांकि मैंने चार्ट्स वगैरह सुबह ही बना के भेजे अपनी टीम को, उसके अंदर हमने क्लियरली मेंशन किया है कि वीकली बेसिस पर एक ड्रॉ डाउन हुआ है मार्केट्स के अंदर, यानी कि ब्रेक डाउन हो चुका है मार्केट्स के अंदर लिटिल भी। क्या हमें सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है? मेरे को लगता है यूएस के साथ सिंक्रोनाइज अभी करने की ज़रूरत नहीं है। यूएस अलग ही मोड में है, हम अलग ही मोड में हैं। उसका एग्जांपल बता सकता हूँ, वो एग्रेशन में है, वो आपके यहाँ पे गोल करना चाहता है और आप गोलकीपर की तरह उस गोल को बचा रहे हो।
बस। तो आप और उनमें हमारी कैसे साझेदारी हो सकती है? हमारा एग्रेशन और उनके एग्रेशन में तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इस समय। वो अपनी कंट्री के लिए फ़र्स्ट हैं, तो हम अपनी कंट्री के लिए भी फ़र्स्ट हैं, बट हम थोड़ा डिफेंसिव होकर फ़र्स्ट हैं। बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अपनी कंट्री के लिए नहीं सोच रहे, हम भी अपनी कंट्री, अपनी इकॉनमी के लिए ज़रूर सोचेंगे और सोचना भी चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोचना चाहिए अपनी कंट्री के लिए। लेकिन ठीक है, जो भी सिनेरियो बन रहा है, इंडिया के पास थोड़ी बार्गेनिंग पावर कम है, यूएस के पास थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो है सो है। मैं इस पे ज़रा जाऊंगा नहीं कि अभी यूएस के अंदर और क्या क्या हो सकता है। हमारा तो हिसाब से तो अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ होगा यूएस के अंदर इसी साल के अंदर ही। लेकिन फिर भी मैं उसके अंदर अभी कोई प्रेडिक्शन या किसी तरह के पॉइंट्स पे नहीं जाऊँगा, मैं सिंपल लेवल्स पे आ जाता हूँ। कल भी मार्केट्स के अंदर जो प्रेशर बना निफ्टी के अंदर स्पेशली, वो करीब अनवाइंडिंग का प्रेशर बना, 2% का ओपन इंटरेस्ट घट गया, प्रीमियम भी घटा। प्रीमियम घटने से इच्छा शक्ति घटती है, अनवाइंडिंग होने से आपका दम खत्म हो जाता है, क्योंकि आप एक पुल बैक करके आए थे, आपको नई फोर्स की रिक्वायरमेंट थी। फोर्स तो क्या नहीं आती, आपके लिए ग्लोबल प्रॉब्लम्स और आई हैं। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसका अंत बहुत अच्छा होगा और ये भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि 22,000 का लेवल प्रोटेक्टेड रहेगा। ये यूएस के अंदर जो हल्के हल्के क्रैक्स आने शुरू हुए हैं, ये क्रैक्स काफ़ी हद तक 22,000 के अंदर डिस्काउंट हो जाएंगे और इससे शायद नीचे बाज़ार को नहीं जाना चाहिए। अभी तक तो यही लग रहा है। मैं आपको एक स्मार्ट सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल देता हूँ। अभी तो हम 11 तारीख में और इस बार की सीरीज़ 27 तारीख के आसपास एक्सपायर होगी, तो एथिकली हमारे पास 17 दिन है। छुट्टी वुट्टी काट दोगे तब भी 10 ट्रेडिंग सेशंस अभी आपके पास पड़े हुए हैं। जल्दबाजी शायद अगर मार्केट अगर नहीं करे तो 22,000 का लेवल पूरी तरह से सपोर्ट की तरह काम आ सकता है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। मैं टिल मार्च तक का बता रहा हूँ आपको, और हो सकता है 22,800 को वापस टेस्ट करने के लिए पहुँच जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास सेफ जोन है और आपने इस तरह के दिक्कतें तो झेली हुई हैं। अच्छा, एक मेरे को एक बात बताइए, मैं एक कॉमन सा सवाल पूछता हूँ, आप सबसे पूछता हूँ, क्या आप सबको नहीं लग रहा था कि यूएस जो कर रहा है वो एक तो ज़्यादा कर रहा है और थोड़ा अति कर रहा है, और दूसरा वो कर रहा है कि वो ठीक ही नहीं कर सकता? एक बात बताइए, आपकी दुकान है, आपकी दुकान के अंदर इस भाई साहब से भी, रमन लाल जी से भी सामान आता है और चमन लाल जी से भी सामान आता है, अशोक जी से भी सामान आता है, रमेश जी से सामान आता है, तब आपकी दुकान भरती है और आप माल बेचते हो। तभी तो आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी बने हो ना बॉस। अगर भारत और चाइना नहीं होंगे तो आप वर्ल्ड की कैसे सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाओगे? आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी तभी हो जब भारत और चाइना का भी कंट्रीब्यूशन है आपकी इकॉनमी के अंदर। हमारे यहाँ का ही बच्चा जाके आपकी आईटी कंपनीज को चला रहा है, हमारे यहाँ के जाके सर्विसेज वाली इंडस्ट्रीज बहुत अब तो आपको फार्मास्यूटिकल्स की हेल्प कर रही है, तभी तो आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी हो। और वर्ल्ड की अगर सबसे बड़ी इकॉनमी हो आप, तो आपका दायित्व सबसे ज़्यादा बनता है, ना कि हंटर चलाने का दायित्व बनता है। बट एनी हाउ, जो आप करते हो आप ठीक है, आप अमेरिका फर्स्ट के लिए कर रहे हो सो करो, मैं उस पर जाऊँगा भी नहीं। बट अभी हमें ये बात समझनी होगी कि जो डिस्टर्बेंसेस हैं उसमें भारत की पोजीशनिंग कितनी है। मैं आपको बता देता हूँ, यूएस और इंडिया का अपना कनेक्शन सिर्फ 3% के आसपास का है इकोनॉमी ट्रेड के हिसाब से, 3% ऑफ देगा, तो हमारे हिसाब से कुछ ज़्यादा असर नहीं आना चाहिए। अरविंद